हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन इतिहास में हम सिंधु घाटी सभ्यता को डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बच गए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का उदय सिंधु नदी घाटी में होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। ये जो हड़प्पा नामक स्थान है ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला पॉइंट है, कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। दोस्तों, कार्बन डेटिंग पद्धति क्या है? तो जैसे नहीं होता है कोई बहुत पुराना स्थल है, किला है, खंडहर कुछ भी है, कोई बहुत पुराना है तो वो कितना पुराना है ये जानने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति का यूज़ किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उप महाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति माना जाता है। अगला पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता हैं अलेक्जेंडर कर्निंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन है? तो वो है अलेक्जेंडर कर्निंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय वायसराय लॉर्ड कर्जन को जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की है? लॉर्ड कर्जन ने। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधु वासियों ने किया था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। दोस्तों, अब जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा कालीन सभ्यता के कुछ ऐसे शहर जो नदियों के किनारे बसे थे। शहरों के नाम जानेंगे और ये शहरों के नाम और नदियों के नाम। हड़प्पा सभ्यता जो कि रावी नदी के तट पर स्थित थी। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर। लोथल भोगवा नदी के तट पर। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, जिसे अभी वर्तमान में घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। वहीं पे रोपड़ की बात करें तो रोपड़ सतलज नदी के तट पर। वहीं आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर। और यहाँ पे आप देखेंगे सुदका गेंडोर ये दाश्क नदी के तट पर। वहीं कुणाल की बात करें तो सरस्वती नदी के किनारे। बनवाड़ी इसको या फिर बनवाड़ी, इसको दो नाम से जानते हैं, बनवाड़ी या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं बड़ावली, सरस्वती नदी के तट पर जो कि हरियाणा में है। चनहुदड़ो ये है सिंध नदी के तट पर जो कि पाकिस्तान में है। अब दोस्तों, हम जानेंगे इस वीडियो में हड़प्पा कालीन स्थल और उनके खोजकर्ता, यानी कि हड़प्पा कालीन स्थल के खोजकर्ता कौन है। पहले मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसके खोजकर्ता मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, इसके खोजकर्ता है राखल दास बनर्जी और इनके साथ में थे मार्टिमर फिलर। इन दोनों ने मिलकर मोहनजोदड़ो की खोज की। वहीं हड़प्पा की खोज करने वाले हैं दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वश एवं व्हीलर। ये हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। वहीं चनहुदड़ो की बात करें जो कि पाकिस्तान में है, इसके खोज करता है गोपाल मजमूदार एवं अर्नेस्ट मैके। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे क्या पूछा जाएगा? इसमें आपको दे देगा अधिकतर राखल दास बनर्जी पूछा जाएगा और इसमें दयाराम साहनी और इसमें गोपाल मजमूदार। और ये जो लोग हैं ये इनके सहायता, मतलब कि जैसे नहीं होता है सपोर्टिंग रोल वाले हैं। लोथल के खोजकर्ता कौन है? लोथल जो कि गुजरात में है, इसके खोजकर्ता है रंगनाथ राव। वहीं कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, इसके खोजकर्ता है अमलानंद घोष और इनके साथ देने वाले हैं ब्रजवासी लाल। वहीं बनवाली की बात करें जो कि हरियाणा में है, इसके खोजकर्ता है रविंद्र सिंह बिष्ट। रोपड़ जो कि पंजाब में है, इसको किसने खोजा है? तो यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा है। वहीं आठवां जो है सुदका गेंडोर, इसको सर मास्क आरएल स्टाइन ने खोजा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। अगर भोजन के बारे में पूछा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में भवन 2 मंजिले के भी थे। दरवाजे
सड़कों की ओर नहीं खुलते थे, दरवाजे सड़कों की ओर नहीं खुलते थे, सिर्फ लोथल में दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि जो दरवाजे थे वो सड़क की ओर नहीं खुलते थे, लेकिन लोथल में दरवाजे जो हैं वो सड़क की ओर खुलते थे। फर्श कच्चा होता था, सिंधु घाटी सभ्यता में फर्श कच्चा होता था, लेकिन कालीबंगा में पक्के फर्श के साक्ष्य मिले हैं। विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु वासियों ने किया। विश्व में कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया। सड़कें एक दूसरे को समकोर पर काटती थी। सिंधुवासी चावल, मतलब जो साक्ष्य मिला है चावल का, वो लोथल से मिला है। बाजरा का साक्ष्य मिला है लोथल व सौराष्ट्र से। रागी सरसों का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। यहाँ पे इन सब का मतलब जो खाने वाली चीज़ें हैं, फसलें, इनका उत्पादन होता था। सिंधुवासी हल से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग हल से परिचित थे। गन्ना का कोई भी साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है। गन्ना का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है और चावल के साक्ष्य भी काफी दुर्लभ थे। सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित थे, किंतु उन्हें पालतू बनाने में असफल रहे। घोड़े का साक्ष्य सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। शेर का कोई भी साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। शेर का कोई भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं सिंधु वासियों को गैंडा, बंदर, भालू, खरहा, जिसको खरगोश बोलते हैं, सिंधु वासियों को गैंडा, बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवरों का ज्ञान था। सिंधुवासी सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, यानी पैसे का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय पर आधारित था, मतलब कि वस्तुओं के बदले खरीदना नहीं होता है कि कुछ सामान देकर सामान लेना। तो पैसा नहीं था उस समय, मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो वस्तु से क्रय विक्रय करते थे ये लोग। सिंधु सभ्यता के लोग अन्य सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो अन्य सभ्यता, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई, इन लोगों से भी व्यापार करते थे। अब प्रमुख आयातिक वस्तुएं, मतलब कि ये लोग क्या क्या कहाँ से मंगाते थे, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये लोग टीन मंगाते थे अफगानिस्तान और ईरान से। तांबा ये लोग लेते थे खेतड़ी राजस्थान से। वहीं पे चांदी इन लोग मंगाते थे, आयात करते थे ईरान से और अफगानिस्तान से। अधिकतर आप देख रहे होंगे कि ये लोग अधिकतर चीज़ें अफगानिस्तान, मतलब इन लोगों का व्यापार ज़्यादातर अफगानिस्तान से ही होता था। चांदी के बाद सोना भी अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से। शीशा ईरान, अफगानिस्तान एवं राजस्थान से। वहीं पे लाजवर्द मेसोपोटामिया एवं अफगानिस्तान से। अधिकतर अफगानिस्तान से ही इन लोगों का व्यापार ज़्यादा था। हड़प्पा सभ्यता में शिल्पियों एवं व्यापारियों का शासन था। हड़प्पा सभ्यता से मंदिर का कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। मोहनजोदड़ो की एक मोहर से सात्विक चिन्ह प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो की एक मोहर से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक का चिन्ह क्या होता है आपको पता है? जैसे ये होता है स्वास्तिक का चिन्ह, ये मोहनजोदड़ो की एक मोहर से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं। पीपल एवं बबूल की पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग वृक्षों की पूजा करते थे और उनमें प्राथमिकता देते थे पीपल एवं बबूल के पेड़ को। हड़प्पा सभ्यता में कुबड़ वाले जो साड़ होते थे उनकी पूजा होती थी। यहाँ पीठ पे उनके जो कुबड़ निकलता था साड़ के, उसकी पूजा ये लोग करते थे। सिंधु सभ्यता में प्रेतवाद, भक्ति और पुनर्वाद के बीज भी मिलते हैं। वहीं पे इनके अंत्येष्टि के प्रकार की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रकार की अंत्येष्टि होती थी। पहला नाम था पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण में क्या होता था कि मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी। इसको बोला जाता था पूर्ण समाधिकरण। वहीं पे आंशिक समाधिकरण में क्या होता था,
इसमें मृतकों के शरीर को जंगल में रख दिया जाता था। लोग क्या करते थे, कोई मर जाता था तो उसके शरीर को जंगल में रख देते थे, फिर वो ना सड़ जाता था, जंगली चील कौवे खा जाते थे, मतलब जो भी मांस वगैरह रहता था वो खा जाते थे। जब हड्डियां बचती थी उनकी तो उनको दफना देते थे ये लोग। तो ये इनको कहते थे आंशिक समाधिकरण। और दाह संस्कार तीसरा था, इसमें जलाने की परंपरा थी। वहीं इनकी लिपि के बारे में बात करें तो सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार करने वाला व्यक्ति था अलेक्जेंडर कर्मिघम। सिंधु लिपि के बारे में सबसे पहले किसने विचार किया, तो उनका नाम था अलेक्जेंडर कर्मिघम। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास L.A. वेंडल ने किया। सिंधु लिपि को क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सिंधु लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया था। ऑप्शन में आपको ये नाम भी दे देगा, ये नाम भी दे देगा और भी नाम दे देंगे दो ठो। तो आपको यहाँ पे देखना होगा L.A. वेंडल। इन्होंने सर्वप्रथम सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन सिंधु लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु लिपि के चित्रों में मछली, चिड़िया, मानव आदि चिन्ह मिलते हैं। लिपि का ज्ञान हो जाने के कारण निजी संपत्ति का लेखा जोखा आसान हो गया। सिंधु सभ्यता के लोगों का लिपि का ज्ञान हो जाने के बाद इनका जो संपत्ति का लेखा जोखा था वो आसान हो गया। वहीं पे सिंधु लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि सिंधु लिपि कैसे लिखी जाती थी, ऑप्शन में दे देगा बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, ऐसे अगर आपको 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको ध्यान देना होगा सिंधु लिपि जो थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। बाट के जो होता था ना, बटखड़ा जिसको बोलते हैं, जो हम तौलते हैं, बाट की कई तरह की वस्तुएं मिली हैं। इससे पता चलता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तकों जैसे कि 16, 32, 48, 64, 160, 320, 640, 1218 इत्यादि का प्रयोग होता था। आधुनिक काल तक भारत में 1 रुपया 16 आने का होता था। 1 रुपया बराबर 16 आना, मतलब 16 आना बराबर 1 रुपया ना, 1 रुपया बराबर 16 आना। 1 किलो में 4 पाव होते थे। 1 किलो में 4 पाव तो अभी भी होते हैं। और हर पाव में 4 कनका, यानी कि 1 किलो में कुल 16 कनका होता था। पहले लोग कनका बोलते थे, जैसे नहीं होता है कि 1 किलो में 4 पाव होते थे और हर पाव में 1 कनका होता था, और हर पाव में 4 कनका होता था, मतलब 1 पाव में 4 कनका, यानी कि 1 किलो में पूरा 16 कनका होता था सिंधु घाटी में। सिंधु घाटी सभ्यता को पाक ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो प्रमुख रूप से द्रविड़ थे और मुख्य मतलब कि भूमध्य सागरी थे, भूमध्य सागर से आए थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल भारत में गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। मनके बनाने का कारखाना लोथल एवं चनहुदड़ों से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें गेहूं और जौ। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें में ये दो फसलें थी, गेहूं और जौ। इनका उत्पादन ये लोग ज़्यादा करते थे। तौल की इकाई के अनुपात 16 के अनुपात में थी। ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी, 16, 32, 64 ऐसे करके। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा उर्वरा देवी के रूप में करते थे, यानी धरती से उपज होती थी तो उसको उर्वरा की देवी मानकर पूजा करते थे धरती की। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो पर्दा प्रथा था और वैश्यावृत्ति ये दोनों भी प्रचलित थी। अब हम जानेंगे हड़प्पा कालीन स्थल को, जो कि पाकिस्तान में है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है ये सब हम जानेंगे। दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थल जो कि पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है।
इसके खोज करता है दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 में इसकी खोज की थी हड़प्पा कालीन सभ्यता की। अब यहाँ से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई है एक नज़र इस पे डालते हैं। शंख पर बना हुआ बैल, नटराज की आवृत्ति वाली मूर्ति, सिर के बल खड़ी नग्न स्त्री का चित्र जिसके गर्भ से पौधा निकला दिखाई दे रहा है, यह प्राप्त हुआ है। वहीं पे बैलगाड़ी प्राप्त हुई है और सबसे बड़ी इमारत जिसका नाम है अन्नागार, ये प्राप्त हुआ है। अब जानते हैं मोहनजोदड़ो यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। पंजाब प्रांत के, ये जो पंजाब प्रांत है, ये पंजाब इंडिया का पंजाब नहीं, पाकिस्तान में जो पंजाब है वहाँ पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके खोज करता है राखल दास बनर्जी। इन्होंने 1922 में इसकी खोज की थी। और यहाँ से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, तो यहाँ से प्राप्त हुआ है भवन पक्की ईंटों द्वारा निर्मित सीढ़ी का साक्ष्य, मतलब कि भवन और पक्की ईंटों द्वारा निर्मित सीढ़ी का साक्ष्य मिला है। प्रवेश द्वार गली में कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। एक श्रृंगी पशु आकृति वाली मोहर प्राप्त हुई है। विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। बुने हुए कपड़े प्राप्त हुए हैं। दाढ़ी वाले मनुष्य के पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। आप सर्च मार के देखिएगा गूगल पे, दाढ़ी वाले मनुष्य के पत्थर की मूर्ति जो है यहाँ से मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और सबसे बड़ी इमारत अन्नागार भी यहाँ से मिली है। वहीं लोथल गुजरात से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो लोथल गुजरात भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। यहाँ से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। दोस्तों, लोथल से प्राप्त हुआ है गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। चावल एवं बाजरा के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। मानव निर्मित बंदरगाह के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। चावल की भूसी के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। वहीं पे घर के दरवाजे सड़क की तरफ खुलते थे, चलते नहीं थे, खुलते थे। घर के दरवाजे मतलब घर और खिड़की के दरवाजे सड़क की तरफ खुलते थे। 2 मुंह वाले राक्षस के अंकन वाली मुद्रा मिली है। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी अंकन प्राप्त हुआ है। मम्मी का उदाहरण प्राप्त हुआ है। पशु आकृति वाली मोहर प्राप्त हुई है। अग्नि वेदिकाएं और शतरंज का खेल भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारत और पुर्तगाल ने मिलकर गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है। भारत और पुर्तगाल ने मिलकर गुजरात के, ये करंट का क्वेश्चन है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। भारत और पुर्तगाल ने मिलकर गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय की स्थापना करने का निर्णय किया। वहीं पे कालीबंगा में क्या क्या मिला है, तो जो कालीबंगा है ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। पाक हड़प्पा एवं विकसित हड़प्पा दोनों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। दोहरे जूते हुए मतलब जुताई किए हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंट प्राप्त हुए हैं। अलंकृत फर्श यानी कि पक्के ईंट, पक्के फर्श के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। वहीं पे लकड़ी से बनी हुई नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ ईंटों से निर्मित चबूतरे पर 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं जिसमें राख एवं पशुओं की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। वहीं पे यहाँ से ऊँट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। ऊँट इनका पालतू पशु था, मतलब ये लोग ऊँट को पालते थे। यहाँ से सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस्तरा भी प्राप्त हुआ है। सूती कपड़े में लपेटा हुआ उस्तरा तो आप लोगों को पता होगा, वो प्राप्त हुआ है। यहाँ से कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कपास की खेती के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और साथ में जले हुए चावल के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। युगल समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिट्टी से निर्मित स्केल प्राप्त हुआ है, मतलब कि मिट्टी से बना हुआ एक स्केल भी प्राप्त हुआ है। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक बच्चे का कंकाल मिला है और भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। एक सिंह वाले देवता के भी साक्ष्य मिले हैं।
दोस्तों ये सभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यही तो एग्जाम में पूछा जाता है। ये सभी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दे देगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए। ऑप्शन में दे देगा कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो और आपको दे देगा हड़प्पा, 4 दे देगा, तो आपको उसमें से चूज करना होगा। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वाकड़ महोदय के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती नदी की सभ्यता कहना चाहिए, क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे 200 से अधिक नगर बसे थे। ये किसने कहा है? ये कहने वाले हैं वाकड़ महोदय। चनहुदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है? दोस्तों चनहुदड़ो जो कि पाकिस्तान में, यहाँ से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। कोई कुत्ता जो है ना वो बिल्ली को दौड़ा रहा था और उसका जो पद चिन्ह है, मतलब पैर का जो चिन्ह है, वो प्राप्त हुआ है चनहुदड़ो से। ये क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा मतलब एग्जाम में पूछा जाता है कि ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। वहीं पे बड़ावली से क्या क्या प्राप्त हुआ है? बड़ावली जो कि हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में है। अच्छे किस्म के जौ प्राप्त हुए हैं, मतलब यहाँ पे जौ की खेती होती थी, तो जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हल की आकृति वाला खिलौना प्राप्त हुआ है। हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं रोपड़ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? रोपड़ जो कि पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है, यहाँ से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब मनुष्य के साथ उसके कुत्ते को भी दफनाया गया था। धौलावीरा से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो गुजरात के भरूच जिले में स्थित है धौलावीरा, और यहाँ से प्राप्त हुआ है जल प्रबंधन के 16 जलाशयों की प्राप्ति हुई है। वहीं पे सुरकोटदा से क्या क्या प्राप्त हुआ है? सुरकोटदा ये कहाँ पे है? दोस्तों ये है गुजरात के कच्छ में, यहाँ से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब हड़प्पा काल के लोग शॉपिंग भी करते थे, और घोड़ों की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बचा था वो सभी इस वीडियो में कवर हो गया। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों देख लेते हैं तो इसके बाहर कोई भी, अगर आपका कोई सा भी एग्जाम हो, पीईटी के अलावा भी अगर आपका कोई सा एग्जाम है, तो आप इस तीनों वीडियो को देख के जाइएगा। यहाँ से आई गारंटी फ्रेंड एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और अगले वीडियो में, मतलब ये तो कंप्लीट हो गया, अब अगला चैप्टर आएगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो इस पे दे दूंगी कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड के भी साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तभी आप बेस्ट कर पाओगे। दोस्तों चैनल पर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ से आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं मिलेगी। थैंक यू।